मैं फिर से आप सबके खिदमत में आदाब अर्ज कर रहा हूं और मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, पिछले 12-13 महीने से हम आपको इसी पर अपडेट दे रहे हैं हर रोज कि आखिर फिलिस्तीन में क्या हुआ। पूरी दुनिया की तवज्जो इस पर मरकूज है क्योंकि लोग जो है इस जंग को तीसरी आलमी जंग के रूप में भी देख रहे हैं, उस शक्ल में भी देख रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग 3 साल हो गए और दूसरी ये बड़ी जंग जिसको इजराइल ये समझ रहा था कि 1-2 हफ्ते में हम जाएंगे और गजा पर कब्जा कर लेंगे। बड़े बड़े मरकावा टैंक और न जाने कौन कौन से हथियार लेकर के पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? पिछले 13 महीने से आप देखिए और आज भी हमास जिंदा है और ये लड़ाई आप देखिए कि गजा से निकल के फिलिस्तीन से निकल करके लेबनान पे पहुंची, लेबनान से निकलकर यमन पहुंची, यमन से निकल करके सीरिया पहुंची, सीरिया से इराक और ईरान तक। लेकिन ये ईरान तक नहीं है बल्कि इसका दायरा आलमे इस्लाम हो गया क्योंकि अगर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये कहते हैं कि पिछले 12 महीने में आम लोगों को यह मालूम हो चुका है कि फिलिस्तीन में हो क्या रहा है। दरअसल फिलिस्तीन के लोग यही तो चाहते थे, ईरान यही तो चाहता था, ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया यही तो चाहती थी कि जो फिलिस्तीन का मसला है वो आलमे इस्लाम का मसला बने क्योंकि ये फिलिस्तीन का वाहिद मसला नहीं है। हमारे साथ कई मेहमान आज जुड़ेंगे, सैयद जवाद साहब जुड़ेंगे, इसके साथ साथ नवेद हामिद साहब, फदील अहमद साहब, और मैं 2-3 चीजें अपडेट करके अपने मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और फिर बातचीत करूंगा। दरअसल सबसे बड़ा जो आज जो मैंने हेडिंग लगाई है, थंबनेल बनाया, वो ये कि इजराइल जिसको अमेरिका पे बड़ा भरोसा, पूरी जंग अमेरिका के सहारे इजराइल ने लड़ी और आज अमेरिका ने आंख दिखाई और उस वक्त आंख दिखाई कि जब इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये माहिरीन कह रहे हैं, ये अंदर की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहे। और अमेरिका ने क्या कहा कि अगर गजा में एड नहीं पहुंचाई गई तो हम तुम्हारी जो सैन्य मदद है, फौजी जो मदद है, वो हम रोक देंगे। ये 2 टूक अमेरिका ने कह दिया। अब इसकी वजह कई बताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो कमला हैरिस और यहां पे जिस तरह से जो बाइडन जो अपनी पार्टी को कामयाब बनाना चाहते हैं, उनका झुकाव थोड़ा से मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि रिपोर्ट यह आई थी कि मुसलमान काफी नाराज, वो इनको वोट देने नहीं जा रहा है, तो उसको भी शायद बराबर करने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल मैं एक्सपर्ट से जानूंगा तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर जब 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया तो उसका जवाब इजराइल ने अब तक क्यों नहीं दिया। उसकी वजह शायद यही है कि अब हथियार की कमी पड़ गई है इजराइल के पास और डिफेंसिव सिस्टम भी नाकारा साबित हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से जो हूती है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। बहुत वादे चीजें हो गई हैं कि हूती कंट्रोल में नहीं आ रहा है। पिछले 11 महीने से तमाम बड़ी ताकतें लग गई लेकिन हूती को टस से मस नहीं कर पाई। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवेद हामिद साहब जो कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जुड़े, मैं भी तारुफ पेश करूंगा। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो पीस कीपर्स का मसला है उस मामले में भी इजराइल यूएनओ के मुकाबले खड़ा हो गया और यह बहुत बड़ी गलती इजराइल की हुई जिसका बहुत बड़ा खमियाजा इजराइल भुगतने जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज जो जासूसी की बात की जा रही थी वो बात भी बहुत वादे हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा किया गया था कि ईरान के जो कमांडर है
वो मोसाद के जासूस है, झूठ है। आज ईरान ने क्लियर कर दिया। तो इन तमाम रिपोर्ट पे मैं आज बात करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और रफा क्रॉसिंग पर भी मैं बात करूंगा। तो आइए, सबसे पहले मैं मेहमान को, जो हमारे एक्सपर्ट हमसे जुड़ गए हैं, नवेद हामिद साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैं फदील अहमद साहब का, इनका भी खैर मकदम करता हूं। और नवेद हामिद साहब के सिलसिले में आप सब जानते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम का ये उसूल है कि जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ जरूर करा दूं, क्योंकि हमारे साथ नए लोग भी जुड़ते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। नवेद हामिद साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और जियो पॉलिटिक्स की जो रूह है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नवेद हामिद के पास जो 35-40 साल का तजर्बा, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपने बारहा सुना है उन्हें, एक एक चीज पर। और सबसे बड़ी चीज ये कि सेहत ठीक ना होने के बावजूद मैंने नहीं देखा कि इनका ट्विटर हैंडल कभी रुका हुआ। और टैग करते हैं यूएनओ को, टैग करते हैं यूएन को, टैग करते हैं यूएस को, टैग कर मेरी तमाम जो बड़ी फोर्सेज ओआईसी को, और दिलेरी के साथ मसाइल को उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात। तो मैं उनसे बात करूंगा, और इसके साथ साथ मैं फजील अहमद साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप टीवी डिबेट में इनको देखते हैं, ये हर चीज को एक पॉलिटिकली देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो चल रहा है इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की सियासत क्या हो सकती है। और एक दूरंदेशी और पुरुम्मीद, मैंने इनको कभी नहीं देखा कि ये कभी नाउम्मीद हुए। ये हमेशा एक दरमियान का रास्ता निकालते हैं कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अभी नवेद हामिद साहब बताएंगे कि जियो पॉलिटिक्स में इसका इम्कान तो रहता है। तो बहरहाल, मैं नवेद हामिद साहब क्या अपडेट है, अगर उस पर थोड़ा से आप रोशनी डालें, तो उसके बाद मैं फिर गुफ्तगू का आगाज करूंगा। नवेद हामिद साहब। देखिए, आपने जो अपना तजिया किया है, उस तजिए के ताल्लुक से 2-3 कमेंट मेरे पास हैं। एक तो ये बहुत अहम बात है जो हम सबको समझनी चाहिए, और मुझे बहुत अरसे के बाद ये जब समझ में आई तो जाविये से मैं देखता था कि आलमी सतह पर जो कहा जाता है वो एक चीज होती है, पर्दे के पीछे क्या होता है वो दूसरी चीज होती है। इसराइल के हमले के ताल्लुक से आपने बात करी, क्यों नहीं हुआ। 1 अक्टूबर से आज शायद 17 तारीख हो गई है। ईरान कोई इस पोजीशन में अब नहीं है कि कोई भी आए इराक की तरह उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला करके चले जाए, तबाह करके चले जाए। वो उस पोजीशन से ईरान बहुत पहले निकल गया है। एक दिक्कत जो आ रही है, जो मुझे लगता है कि इसराइल को जो दिक्कत आ रही है हमला करने में, आपको याद होगा जो पहला हमला किया था इसराइल ने ईरान के जवाब में, ईरान ने इसका जवाब दिया था बाद में। तो उस हमले के अंदर वो कुछ जगहों पर पहुंचे थे, जैसे वहां ईरान के अंदर उनको हानिया को कत्ल किया था उन्होंने, उसका जवाब दिया था। उस जवाब को आप जरा देखिए, फारस की खाड़ी में और बहरे अहमर के अंदर, मेडिटेरियन सी के अंदर जो युद्धपोत थे अमेरिका के, उन्होंने उन मिसाइल्स को रोका था, ईरान के हमले को रोका था। और कुछ जगहों पर यह बात भी आई थी, खबर आई थी, जॉर्डन की तो बात बिल्कुल खुली थी कि जॉर्डन ने बहुत रोका, इजिप्ट ने रोका कुछ जगहों पर। लेकिन एक बात बहुत अहम थी कि मिडिल ईस्ट के बेसिस से भी मिसाइल मारे गए थे रोकने के लिए ईरान के हमले को, आपको याद होगा।
अब ईरान के इस ऐलान के बाद बिल्कुल कि अगर इसराइल ने हिम्मत करी तो कुछ ही घंटे के अंदर अंदर हम जवाबी हमला करेंगे, उसके ताल्लुक से वो अपना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बीटिंग द ड्रम, वो मुस्तकिल अपना वार्न कर रहे हैं उसको, इसराइल को वार्न कर रहे हैं, इसराइल के हिमायतियों को भी वार्न कर रहा है। और हिमायती कौन है सब जानते हैं, आप वाकिफ है खूब अच्छी तरह। लेकिन नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस बार चूंकि इसराइल का प्रोग्राम था न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के साथ साथ पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन के ऊपर भी, तो पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन के ऊपर ईरान ने कह दिया कि कोई भी कुआं बचेगा नहीं फिर मिडिल ईस्ट के अंदर, और कोई भी जो है वो अमेरिका का अड्डा नहीं बचेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। और कहना पड़ा जीसीसी को, पहले ये कहना पड़ा कि हम न्यूट्रल है, फिर दोबारा ये कहना पड़ा कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। तो जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के, जब एयर पे स्पेस नहीं मिलेगी सऊदीया से, कतर से, आपका यूएई से, यही तो 3 कंट्री हैं, इन्हीं के पास तेल और गैस है बड़ी तादाद के अंदर, बाकी की तो थोड़ा थोड़ा है लोगों के पास। तो इजिप्ट को और जॉर्डन को भी कहना पड़ा कि हम भी नहीं देंगे स्पेस। तो उन्होंने थार्ड जो मिसाइल रोकने वाले जो मिसाइल हैं, हमले को रोकने वाले जो मिसाइल हैं थार्ड, उसको उन्होंने भेजना शुरू कर दिया है। ये अहम बात है। तो आप समझ लीजिए कि इसराइल को डिफेंड करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए अब अमेरिका की फौज बकायदा वहां पर उतर रही है। अमेरिका ने एडमिट ओपनली किया है। और अब जो नेतन्याहू की गुफ्तगू हुई थी अभी पिछले हफ्ते 5 दिन पहले, उसमें इस बात पे उनको मनाया गया कि आप जो है पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे? तो कहा गया कि साहब आप जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कीजिए। मिलिट्री इंस्टॉलेशन का मामला ये है, ईरान का मुझसे आप ज्यादा जानते हैं कि उनके जितने भी हथियार रखने की जगहें हैं और जो जहाज खड़े जहां वो करते हैं, वो सब जमीन से 1-1 मील नीचे हैं। वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसी पर सब गुफ्तगू हो रही है। दूसरी अहम बात जो आपने जिक्र किया कि अमेरिका ने धमकी दी हमें हथियार नहीं देंगे अगर गाजा में उसकी नाकाबंदी नहीं की गई, गाजा के लोगों की खाना रसद पहुंचाने की को रोका गया। देखिए, इजराइल ने अभी 4 दिन पहले एक ऐलान किया कि नॉर्दर्न गाजा से जितने भी लोग हैं सब निकल जाएं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वहां पर। और फिर कहा कि ये जो नीचे इजिप्ट के बॉर्डर पर हैं ये भी सिमट जाएं। उनका जो इजिप्ट का मिस्र के बॉर्डर पर कब्जा करने का पोस्ट, जो उनकी पोस्ट है, सिक्योरिटी पोस्ट है, कब्जा करने का मकसद क्या है? इजिप्ट का मिस्र का कम से कम एक ये उम्मीद थी कि अगर ये पुश करेंगे मिस्र की तरफ, सिनाई में पुश करेंगे, तो मिस्र की फौज मिस्र उसमें उसको रोकेगी। लेकिन अब तो वहां उनका कब्जा है। उसी स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी। उन्होंने कहा कि हम ये खाली इसलिए करना चाहते हैं, फुली गाजा को खाली इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमास के लड़ाकू जो जमीन के नीचे जो आके लड़के वापस चले जाते हैं, उनको खाने की रसद खत्म हो जाए और उनको स्टारवेशन उनका करके उनको मार दिया जाए। ये आपने सुना होगा, ये पढ़ा होगा आपने। अब अमेरिका ने बहुत चालाकी से एक स्टेटमेंट दी। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, 7 अक्टूबर की एनिवर्सरी पर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम अवाम के साथ हैं, हमें तकलीफ है फिलिस्तीन की अवाम के जो तकलीफ उठाई हैं।
दूसरी बात उन्होंने अब ये कह दी हाल में 3 दिन पहले कि अगर नाकाबंदी बंद नहीं की गई खाने की तो हम हथियार देना बंद कर देंगे। बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ कॉमा के बाद उन्होंने एक बात कही, वो है अहम बात। उन्होंने कहा कि 30 दिन में हम इसको देखेंगे। अब मुझे बताइए कि जहां पानी नहीं है, जहां खाने के लिए महीनों से सामान नहीं है, वो लोग 30 दिन तक क्या, कितने लोग जिंदा रह पाएंगे? ये अहम बात है। स्टेटमेंट पहली वाली मैं अहम नहीं मान रहा हूं, पहला हिस्सा नहीं मान रहा हूं, मैं इसका दूसरा हिस्सा मान रहा हूं। इसलिए मेरा अपना मानना यह है, पहले रोज से मैं आपके शो पे भी कहता रहा हूं, जहां गया हूं वहां पे भी मैंने कहा है कि अंग्रेजी में एक लफ्ज है कॉम्प्लिसिट। साठ गांठ जो है ना, अमेरिका की और इसराइल की एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पहले ये बहरे अहमर से और बहरे फारस से ये मदद कर रहे थे और हथियार भेज के मदद कर रहे थे। अब उन्होंने हथियार भेजने के साथ साथ फौज भी उतार दी है वहां पर, और उसका अब अमेरिका ने भी उसको जो है माना है कि हाँ हमारी फौज उतर रही है, और इसराइल ने भी माना है। तो मुझे और फिर ये कह दिया कि साहब 30 दिन तक जो है हम नाकेबंदी जो है 30 दिन के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट है। तो कौन जी आए तेरे जुल्फ के सर होने तक जो मिसरा है, आप खुद अंदाजा लगाइए कि मासूम बच्चे क्या 3-4 दिन से ज्यादा भूख से जो नढाल हैं वो उनकी जिंदगी बच सकती है? 30 दिन तो बहुत हो गया जनाब, बहुत हो गया। पानी नहीं है वहां पे, जो पानी की थैलियां जा रही थी, बॉटल्स जा रही थी पानी की, आपको मालूम है सारे उन्होंने सब पाइपलाइंस तोड़ दी हैं, सब खत्म कर दिया है पानी का सिलसिला जो है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कटोरे लेके खाने पकाने के, जो यहाँ पे किचन बने हुए हैं, कम्युनिटी किचन बने हुए हैं, इंटरनेशनल एजेंसी ने जो बनाए हैं कम्युनिटी किचन, वहां पे खाने, लेकिन वहां खाना पकाने के लिए सामान नहीं होगा तो खाना पकेगा कैसे? घरों में खाना नहीं पक रहा वहां पे। 60% 70% घरों में खाना नहीं पक रहा है, वो कम्युनिटी किचन पे वो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। 70% जी हाँ आबादी कम्युनिटी किचन पे डिपेंड कर रही हो, उनको खाने का अनाज रसद ना मिले, वो किचन चल पाएंगे क्या 30 दिन तक? ये कितना बहुत चालाकी से इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आपने तीसरी बात कही अरबों के ताल्लुक से ये जाके कहां रुकेगी? अरबों को भी मालूम है कहां जाके रुकेगी, ऐसा नहीं है उनको नहीं मालूम है, लेकिन 1 साल उन्होंने समझने में देर कर दी। होता है ना कि शुरू में जो उनको स्टैंड लेना चाहिए था, अब वो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं, हम अपनी जगह इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अपना एयर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये बात उनको पहले समझ में आनी चाहिए थी, बहुत पहले समझ में आनी चाहिए थी। जब हूतियों ने और हिजबुल्लाह ने दागना शुरू किए थे, आपको मिसाइल दागना शुरू किए थे इसराइल पर, तो कहां से जो है किन किन फौजी अड्डों से जो है उनको उन मिसाइलों को रोका जा रहा था? वो तो हूतियों ने हिम्मत करके कह दिया कि अगर सऊदिया से और यूएई से एयरबेस, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था, ईरान से ही पहले उन्होंने कहा था कि अगर इस्तेमाल हुआ तो हम इसको बहुत सख्ती के साथ इसका हम जवाब देंगे। तो और जहां तक मिस्र की बात है, मिस्र से ज्यादा तो इस वक्त ये मिस्र और जॉर्डन का रोल जो है ना सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब है। आपने एक अच्छा तबसरा किया कि इस हादसे ने, ये जो हादसा हुआ गाजा का, इस हादसे ने पूरी दुनिया के साथ साथ इस्लामी ममालिक की आवाम में भी एक इनकलाब की चिंगारी जलाई है। वो इनकलाब कब आता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि सबसे पहला जो शिकार होगा उस इनकलाब का वो मोरसी की हुकूमत होगी, और जॉर्डन के शाह
की हुकूमत होगी। किसना मक्कारी के साथ यूनाइटेड नेशन में जॉर्डन के किंग जाके जो है स्टेटमेंट देते हैं, लगता है कि जैसे अभी आंसू का दरिया बह जाएगा, लेकिन ढाक के 3 पात अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के साथ इसराइल और अमेरिका के साथ ये जॉर्डन और मिस्र की हुकूमतें भी खड़ी हैं, पूरी तरह खुले तौर पे खड़ी हैं। कोई इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, कहीं से कहीं तक शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस जंग के बाद एक रिपोर्ट और भी आई थी कि यूएई के फोर्सेस जो हैं वो देखी गई हैं। मैंने आपको बताया था पिछली गुफ्तगू जब हमारी हुई थी कि यूएई की और ये इसराइल के अखबार ने रिपोर्ट किया था, हर्ट्स ने रिपोर्ट किया था कि यूएई की फौजी जो हैं इसराइल के फौजियों के शाना बशाना हमास को खत्म करने के लिए गाजा में दाखिल हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके ऊपर ज्यादा रिपोर्ट नहीं आई है। इसराइल के अखबार में आने के बाद तो इससे आप समझ लीजिए कि एक आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में मीडिया गोदी मीडिया है, वैसे वहां पे भी जो है सब जो है अल जजीरा एक इंडिपेंडेंट इदारा कहलाता है, लेकिन उसने भी इस खबर को नहीं चलाया, क्योंकि हुकूमतों का मामला है। कहीं ना कहीं अल जजीरा पे कतर हुकूमत का कंट्रोल तो है ना। तो वो अच्छा, अब मुझे एक बात और, एक नई डेवलपमेंट जो मैंने बहुत गौर से सोचा उसमें क्या हो रहा होगा। मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के सदर से मिलने काहिरा जा रहे हैं। ना मिस्र का सदर इतनी हैसियत रखता है, माफ कीजिएगा, आज के दौर में, वो जमाना गुजर गया जब हैसियत हुआ करती थी कि मोहम्मद बिन सलमान जैसा जो अपने आप को एक मजबूत तरीन मिडिल ईस्ट का रूलर कहता है, वो चले जाए वहां पे मिस्र में। कुछ ना कुछ ये इस डेवलपमेंट पे बहुत निगाह रखने की जरूरत है कि क्या वहां क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ थोड़ी सी खिचड़ी कहीं पक रही है, थोड़ी सी खिचड़ी कहीं पक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नवेद हामिद साहब आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब जुड़ गए हैं, जो कि वाकई इनकी भी नजर बड़ी गहरी है। जो जियो पॉलिटिक्स है और जो तारीख है वो बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन मैं फजील अहमद साहब जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि साहब हथियार नहीं देंगे और जो रफा बॉर्डर पे ट्रक खड़े हैं रसद के उनको जाने दिया जाए, कम से कम 350 ट्रक रोज जाने दिया जाए, इस तरह की जो बातें की गई हैं, तो क्या लग रहा है कि या अगर आपने हमला नहीं रोका तो मैं सैन्य मदद नहीं दूंगा। आप बताइए, कई बार ऐसा हुआ, कहा कि लेबनान पे करोगे तो ये कर देंगे, वहां करोगे तो ये कर देंगे। कितना भरोसा किया जाए अमेरिका पर, कितना भरोसा किया जाए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज ये आई है ब्रेकिंग के तौर पर, जर्मनी अपने मौके पर नजरसानी और गासिब सयूनी हुकूमत की हिमायत बंद करे, ये जिहाद इस्लामी ने बाकायदा ताकीद की। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह का इजराइल पर शदीद मिसाइली हमला, हजारों सयूनी बंकरों में छिप गए। तो ये खबर आ रही है। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू से पहले हमारे साथ जो लोग जुड़ गए हैं मैं उनका जिक्र करता चलूं, और फिर उसके बाद फजील भाई के खालिद अख्तर साहब हमसे जुड़ गए, खुर्शीद अहमद साहब, इसके अलावा हमारे साथ शेख वली साहब जुड़ गए हैं, और यूनुस चोरवारा साहब, मोहम्मद जमाल आजाद, मोहम्मद समीर खान, जमीरुल इस्लाम उस्मानी, इसके अलावा बशीर अहमद बाबा खान और नाहिद हुसैन साहब, एजाज हुसैन साहब हमसे जुड़ गए हैं। और आज वो अपनी पूरे फैमिली के साथ कह रहे हैं आज मैं ये प्रोग्राम देखूंगा, वो बनारस में एजाज हुसैन साहब। इसके अलावा सैम रिजवी साहब यूएसए से जुड़े हुए हैं, सोहेल कुरैशी साहब वो जुड़े हैं, अजमल
बहार साहब, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, अकबर अली, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद अकबर, यूनुस चोरवारा, मोहम्मद शकील और शेख वली। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे कोई साहब है, मैं मेहंदी हसन, वो जुड़ गए हैं हिम्मतनगर। इसके अलावा सुहेल खान साहब, फिरोज खान साहब, अयान साहब और बिलाल साहब। इसके अलावा शकील शेख साहब, समीर साहब, मोहम्मद मजार साहब, शादाब राइन जायसी, सैयद जाकिर। इसके अलावा एक और कोई साहब है ट्विटर करके, मैक IIT नीट ट्विटर, समीर साहब है एक और। इसके अलावा सैयद जाकिर, मोहम्मद मजार, और इसके अलावा हमारे साथ अली अख्तर साहब एक जुड़ गए हैं, और आरिफ अंसारी साहब, असलम लवारे। तो बहुत सारे नाम हमारे साथ, मोहम्मद रईस साहब, गुड्डू सलमानी, अब्बास नेवा, तो मोहम्मद जियाउल हक, यहाँ पे शहजाद मेहदी और सुबर्णा राज जो काठमांडू से जुड़े हुए, इसके मोनी, अली हमजा, नुसरत हुसैन, तो बहुत सारे, और हसन रिजवी साहब जो आज सबसे पहले जुड़े। मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब जुड़े। इसके बाद और जो लोग जुड़ेंगे उनका भी मैं जिक्र करूंगा। क्या कहेंगे फजील साहब, जो अमेरिका ने कहा है और जिस तरह से क्या लग रहा है, और ये जो खबर आई है कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि 17 दिन हो गए लेकिन अभी तक इजराइल हिम्मत नहीं कर पाया कि वो ईरान पे हमला करे, कोई जवाबी कार्रवाई करे। क्या कहेंगे मुमताज भाई? लगभग 1 महीना हो गया हम लोगों को बात करते हुए। शुरू में जब आप शुरू किए थे तब हमने कहा था कि अभी 3 महीना पूरा है फिलिस्तीन और लेबनान के पास, ईरान के पास, क्योंकि अमेरिका का चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान अमेरिका पूरा कंफ्यूज है क्योंकि उसे मुस्लिम वोट भी चाहिए, और मुसलमान ही नहीं, ईसाई वर्ग के काफी ज्यादातर लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। पूरा यूरोपीय यूनियन ने, जितना ईसाई समूह के देश हैं, सभी लोगों ने तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए वोट किया था। 4-5 वोट उनके खिलाफ किया था, बाकी 27-28 वोट तो उनके पक्ष में किया था। तो पूरा अमेरिका का जो सीन है ना, जो वहां के लोग हैं, वो पूरी तरह से इनकी पॉलिसी से खिलाफ है, जियो बाइडेन के। इसलिए खिलाफ है कि वो लोग 2 शिफ्ट में काम करके अपने परिवार की जीविका चला रहे, इतना टैक्सेस बढ़ा दिया, और वो पूछ रहे कि भाई हम लोग को क्यों मार रहे हो, दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। एक मैं उदाहरण दूं, अभी आपने जो अमेरिका की बात की ना, चाइना गेट एक फिल्म आई थी इंडिया के अंदर, तो जो डाकू जकीरा होता है, लास्ट में एक सीन आती है, वो मास्टर जी जाता है और खड़ा होकर चैलेंज करता है जब डाकू जगीरा को, तो डाकू जगीरा कहता है कि अरे मास्टर, तुम तो अपने साथ अपने बच्चे को भी ले आए। जैसे ही मास्टर जी घूम के देखता है तो उसकी गर्दन वो काट देता है। कहता है कि होशियार तो तुम बहुत है, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। समझे आप? वो डॉक्टर जकीरा ने मास्टर जी से कहा कि होशियार तो तुम बहुत हो, लेकिन हमारे जैसे कमीने नहीं हो तुम। तो अमेरिका ने जो काम किया, दुनिया उनको समझ चुकी है, कोई उनको विश्वास नहीं कर रहा। और ये बात ईरान और उनके तमाम देश, और मामला यह ईरान से जवाब देने का नहीं है, ये बात 1 साल मत समझिए, पूरा यूक्रेन में 2 साल ये लोग थक चुके हैं, रूस ने इनको थका दिया है। यूक्रेन के युद्ध ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय यूनियन के, नेटो के सभी सदस्य देश पहले ही थक चुके हैं यूक्रेन में। अब तो इजराइल तो ढो रहा है किसी तरह से। उनको लग रहा था कि हमास जो है एक छोटा सा ग्रुप है, हम दौड़ा के मार देंगे, हमारे पास मरकावा टैंक है, एयर स्ट्राइक कर देंगे तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया इसके बनिस्बत। जैसे ही उनको हमास से लड़े, फिर लेबनान से लड़े, फिर हुती से लड़ रहे, फिर ईरान से लड़ रहे, फिर इराक से भी बमबारी हो रही है, फिर उधर रूस, सबके पीछे रूस खड़ा है। अगर इन्होंने ईरान पे हमला किया तो उसके 4 गुना मजबूत हमला ईरान फिर करेगा। तो इजराइल है कितना बड़ा कि अगर वो झेल ले उसको, उस हमले को। और उसको पता है, मैंने कहा था आपसे शुरू में कि 3 महीना अभी पूरा टाइम है जंगबंदी के लिए। तो इजराइल परेशान है कि किसी तरह से 4 महीना, और ये जो कुछ भी अमेरिका कह रहा है कि मदद पहुंचा दो, फिलिस्तीनियों की मदद पहुंचा दो, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ढकोसला है, दिखावा है, अंदर से कुछ नहीं है। और ये लोग किसी तरह से मामले को 3 महीना 2 महीना, अभी दिसंबर तक इलेक्शन है वहां पे अमेरिका में,
तो ये लोग किसी तरह से 2-2.5 महीना और इसको किसी तरह से रोक के चल रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन नहीं करना चाह रहे कि उसके बाद में फिर, क्योंकि उनको अपने वोट को ट्रंप भी बोल चुके फिलिस्तीन के पक्ष में और जियो बाइडेन तो बोल ही रहे। तो कुल मिलाकर के अभी अमेरिका का जो इलेक्शन है ना, वो इनके गले की हड्डी बन चुका है। इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा, अमेरिका कोई मदद दे भी देगा तो ओपनली नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका फ्री में कुछ नहीं देता है, उसके बदले में उसको पैसे चाहिए। अब पूरा यूरोपीय, क्या यूक्रेन लड़ा है 2 साल, रूस से यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, पूरा नेटो मिलकर लड़ रहा है। तो 3 साल से युद्ध ये लोग कर रहे हैं, लोग थक चुके हैं और पूरी ताकत से युद्ध कर रहे हैं। रूस से लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ चुके हैं। अभी इजराइल 7 मुहाज खोल दिया इन्होंने, 7 तरफ से इजराइल पे हमला हो रहा है। और कहां कहां हमला करेंगे? ईरान पे करेंगे कि लेबनान पे करेंगे कि हुती पे करेंगे कि इराक पे करेंगे कि और किस पे करेंगे? उधर टर्की सामने है। तो सारा इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है अमेरिका का इलेक्शन, जिसके चलते अब तो मैंने आपको पिछले बार में कहा था कि नेतन्याहू बीमार पड़ गए और पूरी कैबिनेट उनके खिलाफ है, पूरी सरकार उनके खिलाफ है और पूरा इजराइल के उनकी आवाम उनके खिलाफ है। सब लोग 10 लाख यहूदी छोड़ के चले गए इजराइल को, 10 लाख, और बाकी कुछ जाने की तैयारी में। आखिर इस लड़ाई का रिजल्ट क्या है? वो तो पिज्जा बर्गर वाले सैनिक हैं आईडीएफ के, वो कोई परमानेंट ट्रेंड सैनिक थोड़ा ही है। आप देखिए किस तरह से जो वीडियो आ रहे हैं, मरकावा टैंक को कैसे उड़ा रहे हैं। मरकावा टैंक जो है ना, नीचे से बहुत कमजोर है, ये बात दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन जब फिलिस्तीनियों ने छोटे से हथगोले से उड़ा दिया मरकावा टैंक को और कहा कि तो कछुआ की तरह है, कछुआ को ऊपर से आप नहीं मार सकते, नीचे से मार सकते हैं। सेम कछुआ के पैटर्न पर मरकावा टैंक का निचली सतह बहुत कमजोर है, ये बात ये लोग जान गए थे। और जितने भी टैंक नेस्तनाबूद हुए हैं सब नीचे के बम्बार्टमेंट से हुए हैं, नीचे माइंस लगा करके और रिमोट से उड़ा दिया और मरकावा टैंक बैठे बैठे लोग चले गए। और इनके पास, ईरान के पास तो ऐसा ड्रोन है जो रूस को दिया। पहले रूस जो है, वहां पे क्या हुआ, जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लाइन से 100 से ज्यादा टैंक खड़े थे और बहुत ठंड पड़ रही थी, रात के अंधेरे में था और सारे सैनिक टैंक की इंजन को स्टार्ट करके इंजन की गर्मी से टैंक को अंदर गर्म किए हुए थे। इनका ड्रोन जो है ऊपर से थर्मोस्टेट से इंजन की गर्मी को महसूस किया और फिर लाइन लेकर के और उसने उड़ा दिया 100 सुपर टैंक रूस के। उस टाइम टर्की का वो ड्रोन था। तो ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और पूरी तरह से ईरान और टर्की, ईरान खास करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लोग कह रहे हैं कि एयरफोर्स कमजोर है ईरान का। अरे एयरफोर्स की जरूरत ही नहीं है। अब अगर कोई देश एयरफोर्स पे पैसा खर्च कर रहा है तो उसकी बेवकूफी है। अब तो ड्रोन और 2-2 हजार किलोमीटर की मिसाइलें जब मौजूद है तो एयरफोर्स की जरूरत क्या है? पायलट को भी मारो, जहाज को भी मारो। अब तो एयरफोर्स केवल थल सेना और ड्रोन टेक्नोलॉजी, यही अब एक कारगर है। अब कोई जरूरत ही नहीं एयरफोर्स पे पैसा खर्च करने की। जी बिल्कुल, मैं ये बात ईरान को कह रहे कि एयरफोर्स बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। उनका ड्रोन सिस्टम इतना, दुनिया में नंबर 1 ड्रोन सिस्टम उनके पास है। अमेरिका का ड्रोन बहुत भारी है और ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाता है, वो रडार में आ जाता है। ईरान का ड्रोन नहीं आ रहा और उसी ड्रोन से हमला हुआ है इजराइल पर। तो अभी एक तरफ अभी भी पलड़ा भारी है लेबनान की तरफ और ईरान की तरफ। अभी इजराइल बैकफुट पे है, अभी इजराइल अपने को बचा रहा है और अब तब तक बचाएगा जब तक अमेरिका की सैन्य मदद उसको नहीं मिलती। और जब तक इलेक्शन है तब तक कोई सैन्य मदद नहीं आनी, ये गारंटी ले लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फजील भाई आपके पास फिर आऊंगा और मेरे साथ सैयद जवाद साहब जुड़े हुए हैं। और मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक खबर जो हमने इस पे बहस भी की थी कि जिस तरह से ईरान के सिलसिले में कि मोसाद के जासूस वहां के, कि ईरान ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुलीन कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के बारे में मीडिया में चल रहे दावों को मजबूती से खारिज कर दिया है कि सुरक्षा उल्लंघन के कारण उनकी जांच की जा रही है या उन्हें हिरासत में रखा गया है। हाल ही में आई रिपोर्टों में इल्जाम लगाया गया था कि कानी मोसाद का जासूस था जो हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह के कत्ल में शामिल था, जिसके कारण व्यापक
अटकलें लगाई जा रही थी। ये न्यूज में इस वक्त आया भी। यहां पे ईरानी सफारत खाना दूतावास के एक जराए ने, सोर्स ने इन तमाम दावों को खंडन किया और इन्हें फर्जी खबर करार दिया। उन्होंने कहा, हम इस इल्जाम का, आरोप का जोरदार खंडन करते हैं कि इस्माइल कानी मोसाद के एजेंट हैं। ऐसे दावे निराधार हैं और उनमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। दूतावास ने यह भी बताया कि IRGC ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कानी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनाई से सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिलने वाला है, जिससे उनके खिलाफ किसी भी जांच या आरोपों के बारे में अफवाहों का खंडन होता है। ये क्लियर है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ सैयद जवाद साहब जुड़े हुए हैं और अभी सबसे पहले तो मैं उनसे थोड़ा सा चाहूंगा कि थोड़ा सा वो अपडेट भी कर दें, क्योंकि मैंने बारहा कहा है कि सैयद जवाद साहब का अपडेट जरा से मुख्तलिफ होता है और बड़ा दिलचस्प भी होता है। तो व्यूवर जो है उनको बहुत पसंद करते हैं कि वो क्या किस तरीके से अपडेट, हालांकि मैंने भी दिया, कुछ जो है नवेद हामिद साहब ने भी दिया और फजील साहब ने, लेकिन जवाद साहब का। और इसके साथ फिर एक सवाल जो वजीउद्दीन अंसारी की तरफ से आया है कि सवाल सैयद भाई से है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमन फौज पर हमला के खिलाफ करारदाद में भारत क्यों नहीं हिस्सा लिया? भारत की खारजा पॉलिसी क्या फिलिस्तीन के खिलाफ हो गई है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट और उसके बाद बातचीत। मुमताज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी अनम्यूट कर लें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज आलम साहब आपका। और आपने आज मुझे मौका दिया है फिर से अपनी बात को रखने पे। कुछ नई अपडेट्स तो हैं और क्या है वो बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन जो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि जो इजराइल है, जो जिस तरीके से मीडिया के अंदर जो है वो परसेप्शन वॉर क्रिएट कर रहा था, क्योंकि कोई भी न्यूज, कोई भी चीजें बाहर नहीं आ रही थी कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल का हुआ है। लगभग 325 मिलियन जो है वो डॉलर्स के आसपास का नुकसान जो है वो अभी तक की जंग के अंदर बताया जा रहा है और ये सबसे बड़ा अब तक का नुकसान है। और उस नुकसान के खर्चात से ये हुए हैं जो अभी फजील अहमद साहब ने बात कही कि तमाम वहां के जो इजरायली हैं, जो डुअल नेशनैलिटीज लिए हुए हैं, वो तमाम जगह से इजराइल छोड़ करके जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी प्रीमियम प्रॉपर्टीज थी, वो आधे से ज्यादा कम कीमतों पे जमींदोज हो गई है। तकरीबन वहां की जो आवाम है वो सड़कों पे इसलिए भी है क्योंकि जो आयरन डोम का ढकोसला था वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ और जो ईरान की अपने जो उसने दलाइल दिए थे कि इसमें 90% जो हमने टारगेट हिट करे हैं वो निशाने पे जाके लगे हैं, जहां हमने टारगेट करा था वहीं जाकर के लगे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त जो है वो फाइनेंशियली जो देखा जा रहा है वो अब तक की वॉर के अंदर इजराइल के अंदर देखा जा रहा है, हालांकि ईरान का अभी तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नंबर एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका के अभी फजील भाई और दूसरे लोग कह रहे थे, मुताल्लिक से बात कर रहे थे कि वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के लिए इलेक्शन तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन इजराइल को जरा भी परवाह नहीं, जरा भी परवाह नहीं। उसका रीजन यह है कि वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि जो अपना एजेंडा है ग्रेटर इजराइल का, जिसकी तरफ वो जितने एग्रेसिव तरीके से बढ़े हैं, और ये पहली बार हुआ है कि जितना एग्रेसिव तरीके से ये अपने ग्रेटर इजराइल के जो उनका अपना लेने का तरीका उसकी तरफ आगे बढ़े हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया था। इसीलिए उनको परवाह नहीं है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकायदा यहां तक भी किसी ने रिपोर्ट करी है कि जो बाइडेन ने बाकायदा उनको बहुत कुछ गाली गलौज तक की यहां तक बात आ रही है, और बड़े बड़े जो संदेश है वो लिख रहे हैं इस बात को कि उनके बीच जो है कहा सुनी तक हुई है, लेकिन इजराइल इस चीज को मानने को तैयार नहीं। ये तो सारी अपडेट्स हैं, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि जंग के अंदर होने क्या जा रहा है।
देखिए, ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, और जिस तरीके से हमले की बात कही जा रही है कि हम जो है आपका ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, ऐसा अभी मेरी नजर में नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अब जो वॉर होगी, ईरान के साथ जो वॉर हो रही है, वो दूसरे तरीके की वॉर हो रही है। वो तो या तो आपकी टेक्नोलॉजिकल वॉर है, जिसको देखा नहीं जा सकता, कि या साइबर हमले हैं जिसको महसूस नहीं करा जा सकता है। क्योंकि हाँ, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि ईरान के पास भी जो हैकिंग है, जो साइबर हमले कर रहा है ईरान, वो भी बड़े पावरफुल है। जो आयरन डोम है, वो पहली बार देखा गया कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नाकामयाब हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? उन्होंने जो अपनी जो साइबर वॉर्स हैं, जो साइबर फोर्स है, उसको सबसे ज्यादा एक्टिव कर रखा, और ये दोनों तरफ से, इजराइल की तरफ से भी है और पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है अमेरिका की तरफ से भी है। लेकिन ईरान के पीछे जो बैठा हुआ है वो रूस है, और वो रूस और आप देखिए चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल अपने आदान प्रदान हो रहे हैं, जो अपनी चीजें इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, वो बड़े पैमाने पर, उसमें तो डिफीट जो है वो मुझे लग रहा है कि चाइना ने दे रखी है, जबरदस्त तरीके से दे रखी है। और सब जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है, बड़े बड़े ममालिक जान रहे हैं। ये खेल जो है साहब, दो वक्त से मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट होता है। वो पहला मार्का क्या था? वो पहला था जब हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक समिट हो रही थी, उस समिट के अंदर एक नया रूप दिया गया। और इससे पहले चाइना का जो वन बेल्ट रूल है, जो उसने अपना मैप दे रखा है, जो आपने देखा ऊपर से होता हुआ खान कॉरिडोर से होता हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होता हुआ यूरोप और रूस को कनेक्ट करता है। यहां हिंदुस्तान से, मिडिल ईस्ट से और होता हुआ हाइफा तक का एक नया रूट जो है वो प्लान करा गया। और जैसे ही वो रूट जो है वो प्लान करा गया, और वो कहां कहां से होकर के गुजरेगा, उसमें यूएई ने भी समर्थन करा था। उसमें नया हम आपको मैप देते हैं, आप ये जो है ये रास्ता हम नया देखते हैं। उसमें इंटरनल भी रोड्स भी थी या चीजें भी थी। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे एकदम से अचानक से हमला भी हो जाता है। उसके बाद वॉर छिड़ने का बेसिक रीजन जो था, उसमें से एक ये भी था, क्योंकि इकोनॉमिकल वॉर भी बहुत बड़ी चीज हो रही है पूरी, चाहे सेंट्रल एशिया कंट्रीज कह लीजिए, चाहे एशियन कंट्रीज कह लीजिए, और तमाम तरीके के आसपास अगर आप हिंदुस्तान के आसपास देखेंगे तो बड़ा एक चीज देखी जा रही है कि रिजीम चेंज हो रहे हैं। और रिजीम चेंज हो रहे हैं, कौन सी मानसिकता की सरकारें, किसके समर्थन की सरकारें, वो कौन डेवलप कर रहा है, कौन बना रहा है, किसका समर्थन, ये बड़े लेवल पे खेल चल रहा है। और इकोनॉमिकल वॉर के अंदर आप देखेंगे तो मुझे लगता है रूस, चाइना, और इस वक्त अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट। और अभी मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र आ गया। मोहम्मद बिन सलमान को जितना हम लोग समझ रहे थे, मुझे लगता है कि उस शख्स के अंदर राजनीतिक समझ भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और वो बढ़ इसलिए रही है कि ओपेक के अंदर जिस तरीके से अमेरिका को बिल्कुल टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर ली गई है, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी जा रही है कि अब जो है डॉलर की परखच्चे उड़ने वाले हैं। अब आप अगर करेंसी का ट्रांजैक्शन करेंगे, नई करेंसी मिल करके जो है आएगी, और उस नई करेंसी के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसको लेकर के अमेरिका जो है बहुत चालाकी के साथ जो है इस वॉर को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का डिस्टर्ब होना जरूरी भी है। नंबर तीसरी बात, जवाब साहब, ये जो आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात और ये जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ये चूंकि हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, क्या क्या इसकी शक्ल होगी? तो आप इस पे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, ये बहुत बड़ी इंकलाबी जो शक्ल सूरत होगी, खासतौर से मिडिल ईस्ट के लिए। तो इस पे जवाब साहब थोड़ा सा जरूर आप फोकस करें, क्योंकि हमारे व्यूअर जरूर जानना चाहेंगे कि ये क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब है क्या, थोड़ा से। और ये जो डॉलराइजेशन है, ये कितना अमेरिका और इजराइल को कमजोर करेंगे, पंगु बनाएंगे? देखिए, इसके तो परखच्चे उड़ना भी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई भी चीज आपने अपने वर्चस्व की रहे, कोई भी चीज आप बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे डॉलर में करेंगे, क्यों करेंगे? इसी बात की तो है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे बैंकिंग निजाम देखेंगे, आप स्विफ्ट के अंदर करेंगे।
क्यों करेंगे? आप अपने जो कार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा एक मास्टर कार्ड आता है और उसको आप यूज करते हैं, एक वीजा कार्ड आता है, आपने देखा होगा उसको करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन है एक जगह से दूसरी जगह, तमाम जगह से। इसको भी जमींदोज होने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग निजाम पूरा जो कंट्रोल हो रहा है वो एक ही सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा है। उस बैंकिंग सिस्टम के निजाम को शिफ्ट करा जा रहा है और वो शिफ्ट जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डॉलर के परखच्चे उड़ा देंगे लोग। फिर उसी में आप कहेंगे कि आइए आप गोल्ड के अंदर ही ट्रांजेक्शन करिए, लेकर के आइए, फिर से करेंसी जो है डॉलर नहीं चलेगी, हो सकता गोल्ड चले, गोल्ड के अंदर कर, या फिर आप जो है एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करें, जिसको हम लोग बड़ा अभी तनकीद कर रहे हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि दूसरी करेंसीज जो आ रही हैं, जो पूरे विश्व के अंदर एक्सेप्टेंस उनको मिले और तमाम तरीके की चीजें हों, वो इसलिए लेकर के आई जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल व्यापार में अमेरिका बहुत पीछे पिछड़ रहा है। ठीक है, आपके पास अगर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन और डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के लोगों के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। सेंट्रल एशिया कंट्रीज हो गई, चाहे आपकी मिडिल ईस्ट हो गई, इनफैक्ट अमेरिका जो हो गया वो पूरा डिपेंड, इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है तमाम चीज। और दूसरी एक पेजर वाला जो अभी कांड हुआ था, तो उसको लेकर के आज हम लोग अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो लोगों के बीच यकीन भी होना चाहिए। और जो गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, तमाम तरीके के यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न भी जो लोगों के दिमागों के अंदर वो पहुंच चुका है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पूरी डिपेंडेंसी बन रही है, वो इस तरीके से बन रही है कि भाई डॉलर्स को जो है वो हटा करके दूसरी चीज लेकर के आए। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद अमेरिका, बस आप देखिए, अगर सऊदी अरब में जवाब साहब अभी मैंने देखा कि यूएई और कई मुल्क उन्होंने पेजर का इस्तेमाल बंद कर दिया, उन्होंने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल बंद कर दिया जहाजों पे और तमाम एयरपोर्ट पे। और इसका शक ये अंदेशा था कि ऐसा होगा और अभी तहकीक भी चल रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इस पे बात करूंगा जवाब साहब, लेकिन फजील अहमद साहब, मैं उनसे थोड़ा थे कि जिस तरह से पूरा सिनेरियो 12-13 महीने हो गए हैं और बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा सरमाया इजराइल का खर्च हो गया, 17 बिलियन उससे ज्यादा वो अमेरिका जो है उसका हथियार दे चुका है इजराइल को। है? और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 70 साल पीछे चला गया। इसके साथ साथ हम जरूर ये कहते हैं कि तकरीबन जो है वो 40-45 हजार ऑन रिकॉर्ड लोग मारे गए, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन ये पहली बार हुआ 75 साल में कि इजराइल के भी लोग मारे गए, आईडीएफ भी जो है वो मारा गया। मैं तमाम चीजों पे आपसे जो जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखिए हमास जो है आज भी वैसे ही ताकतवर खड़ा है। आप लेबनान में भले ही आप हसन नसरुल्लाह को आपने मार दिया, आपने वाहवाही लूट ली 2 दिनों के बाद, लेकिन आज भी हिजबुल्लाह जो है वो टारगेट कर रहा है, आज भी फायर कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि कितना बड़ा फायर किया वहां पे। इसके साथ साथ हौती, आज रिपोर्ट आई है बाकायदा कि तमाम बड़ी ताकतें जो यूरोप की हैं, अमेरिका समेत, वो लग गई कि हौती को कंट्रोल कर सके, लेकिन हौती के साथ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हौती को कंट्रोल, तो मतलब नतीजा क्या निकला? और इसके बावजूद इनको लग रहा है कि अभी भी जो है हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। कैसे, क्या है ये? जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। हाँ, जनरल गद्दाफी याद है ना आपको? जनरल गद्दाफी साहब ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि हम अपना पेट्रोल और डीजल अपने लीरा में बेचेंगे। तब उस वक्त मिडिल ईस्ट को ये समझ में नहीं आया। सद्दाम हुसैन साहब उसके बाद आवाज उठाए और पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में पहला एक व्यक्ति ऐसा था जिसने लीरा में तेल बेचने के लिए अमेरिका को कहा। और अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने आकर के, शायद वो जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, पूरी दुनिया के सामने आके कहा कि उसने सर उठाया और हमने उसको मार दिया। मतलब अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि जनरल गद्दाफी को मारने में हमारा हाथ है, एक्सेप्ट किया इसको बाकायदा। और पूरी दुनिया चुप बैठी थी। फिर कहा कि इराक में कहा सद्दाम हुसैन साहब को कि इन्होंने केमिकल वेपन्स रख रखा है।
इतने साल उनकी फौज रही अमेरिका की, आज तक केमिकल वेपन्स नहीं मिला, पूरी दुनिया खामोश थी। फिलिस्तीन और जिस तरह से मरकावा टैंक और इजराइल की सेना से जिस तरह से फिलिस्तीन और हमास लड़े हैं, चाहे लेबनान लड़ रहे, आपको लगता है कि ये कोई छोटा मोटा समूह है? वेल ट्रेंड सैनिक हैं ये लोग। ये कोई ऐसा कोई डाकुओं का गिरोह नहीं है कि हुड़दंग मचा करके गए और दहेज का सामान लूट लिए, ऐसा नहीं है। ये वेल ट्रेंड सैनिक हैं जो सेना से लड़ रहे, जो तरीके से वार कर रहे, जिनका निशाना सटीक है, जिनकी योजना सटीक है, जिनकी बिल्कुल तरीके सटीक हैं। इनके पीछे कोई बड़ा कंट्री है जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है, और वो कंट्री कौन है? ईरान है और रूस है, दुनिया जानती है उसको। जिस तरह से दुनिया जब दो भाग में, यूएसएसआर और नेटो, ये दोनों की जब लड़ाई चली थी, उस वक्त भी रूस का ये क्रेडिट है कि रूस कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता, और रूस ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया। और आज भी जो ताकत है, इजराइल आज जो खामोश बैठा है, वो इसलिए खामोश बैठा है कि अगर हमने हमला किया ईरान के ऊपर और ईरान थोड़ा भी कमजोर पड़ेगा तो रूस उसके पीछे कवर फायर दे देगा। रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, और पूरा जब इमाम साहब ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया था तो पूरी चाइना की मशीनें, चाइना के तोप, चाइना की सब कुछ लगा हुआ था वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। इतने बड़े सिक्योरिटी इंतजाम था, कितना 50 लाख से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी और कुछ भी नहीं हुआ। हिम्मत नहीं किया इजराइल ने कि कुछ भी कर सके। तो ये अब इजराइल जो है थक गया है। अब वो किसी तरह से ऐसा नहीं है कि वो एग्रेसिव नहीं होगा, होगा, लेकिन वो किसी तरह से इलेक्शन को बिताना चाह रहा है अमेरिका के। वो चाह रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन बीत जाए, उसके बाद हम एग्रेशन में आवे, ताकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहे। और फ्रांस ने, मैक्रोन ने जब उनको बोल दिया, मैक्रोन ने तो बोल दिया, बाकी लोग अंदर ही अंदर बोल रहे। मैक्रोन ने सामने आके बोल दिया, और अभी ब्रेकिंग खबर आई है, बोल रहे। एक मिनट, एक ब्रेकिंग खबर ये आई है कि जो इजराइल की फौज जो आईडीएफ, उसका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, उसे एक तरीके से मार गिराया गया। उसमें कई सोल्जर जो है फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं कि जिन्हें हैफा में वहां हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और ये ईरान ऑब्जर्वर ने अभी खबर चलाई है, चैनल 3 की ये खबर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और ये हादसा लेबनान में हुआ है, लेबनान में उसे मारा गया है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। और इसके साथ एक और खबर आ रही है जो ईरान ऑब्जर्वर ने दी है कि ईरान हैज सस्पेंडेड न्यूक्लियर टॉक्स विद वॉशिंगटन विच वर टेकिंग प्लेस इन ओमान। तो ये जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अपडेट दी है। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल एक ताजा खबर यहां पे देखने को मिल रही है। और वही बात जो हम लोग कर रहे हैं कि इतना सब कुछ जो आप कह रहे हैं फजील साहब, उसी बात की तरह कि आप देखिए कि जिसको ये हवा बनाया गया कि 75% बल्कि 95% कहा गया कि हिजबुल्लाह जो है वो खत्म हो गया, 95%। लेकिन सवाल ये है कि कहां खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, क्या क्या इसको क्या नाम देंगे? जी वो तो जवाब साहब, जी आप कंप्लीट कर लें। जी, हमास को भी कह रहे थे कि खत्म हो गया। लेबनान तो फिर भी एक बड़ी फौज है, ट्रेंड सैनिक है, बाकायदा सैनिक है वो। हमास को भी तो ये लोग कह रहे थे खत्म हो गया। गजा से, साउथ गजा से नॉर्थ गजा तक बार बार अपनी फौज को शिफ्ट कर रहे हैं। अब तो दोनों जगह से फौज चली गई, अब लेबनान की तरफ चढ़ रहे हैं। और लेबनान में जो हो रहा देख ही रहे आप, कितनी घटनाएं तो ये लोग छिपा रहे, बता नहीं रहे। इजराइल जितना ये छिपा सकते हैं उतना ही छिपा रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर आ जा रही है नहीं तो इजराइल जो है पूरी बातों को छिपा रहा है अपनी। कितने आज तक कभी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इजराइल की तरफ से कि वो आकर के शाम को मीडिया में बैठ के कोई मीडिया पर्सनल आके बोले कि भाई हमारे इतने शहीद हो गए, इतने हथियार चले गए, इतना कभी सुना आपने? दुनिया की सभी लड़ाइयों में कोई ना कोई आके मीडिया पर्सन बोलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा इतना नुकसान हुआ, इतने सैनिक मारे गए। लेकिन कभी आज तक लड़ाई के दौरान इजराइल ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा नुकसान कितना हुआ। सारी बात यह है कि पूरी तरह से अभी पलड़ा ईरान का भारी है। अभी हमास और लेबनान पूरी तरह से हावी है उनके ऊपर,
और इजराइल का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और खुद इजराइल के अंदर इतनी विद्रोह हो रहा है नेतन्याहू का कि नेतन्याहू खुद अपना दिमाग काम नहीं कर रहे, केवल अहंकार, ईगो प्रॉब्लम है जिसके चलते ये उस लड़ाई को बंद नहीं कर रहे। अमेरिका दो धारी तलवार चलता है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि तुम बंद मत करो, दूसरी तरफ कहता है कि भाई पीस की बात करो। ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है ना अमेरिका का, ये चीज अब दुनिया भर के लोग समझ चुके हैं। सबके साथ, नेटो के साथ भी वो करता है। कोई एक कंट्री बता दीजिए जो अमेरिका के बराबर पैरेलल किसी और टेक्नोलॉजी आपकी नहीं बढ़ने देगा, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं बढ़ने देगा, आपको एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ने देगा। वो ऊपर से कुछ ऐसा डाल देते हैं कि आपके खेत बर्बाद हो जाते हैं। आप अभी देखिए, भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो भारत पे प्रतिबंध लगा दिया था। कैंसर की दवाई नहीं बनने देता है भारत में। आप हवाई जहाज, क्या भारत हवाई जहाज नहीं बना सकता? भारत जो है हवाई जहाज नहीं बना सकता, पैसेंजर प्लेन नहीं बना सकता भारत, कोई कंट्री नहीं बना सकता। अमेरिका का वीटो है उस पर, अमेरिका का पूरा पेटेंट है। क्या भारत के अंदर हम एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते? पैसेंजर प्लेन तो बना सकते हैं। कितना महंगा पैसेंजर प्लेन मिलता है और कितना किराया महंगा है, लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि उसका दबाव है। मैं इस पे बात करूंगा। जवाद साहब, एक बहुत बड़ी खबर जो आई है वो ये, उस पे बात करना बहुत जरूरी है कि जो एमबीए से जो सलमान मोहम्मद बिन सलमान है, वो जिस तरह से मिस्र गए हैं या जा रहे हैं, और खबर ये आ रही है, हमारे किसी साथी ने भी दिया कि मोसाद के जो चीफ है वो भी मिस्र जा रहे हैं। और इनके बारे में, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा गया है कि वो तजारत के सिलसिले में गए हैं। सवाल ये है कि इस वक्त की ये मीटिंग क्या क्या मानी रखती है? क्या ये इसलिए है कि किसी तरीके से जंग को रोका जाए? क्योंकि अमेरिका इस वक्त नहीं चाहता कि जंग बढ़े, हालात खराब हो, क्योंकि इलेक्शन पीक पर है। ये वजह है, या कोई और पॉलिसी बन रही है कि जिस तरीके से अभी ईरान के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा से मुलाकात हुई? एससीओ मुमताज, एक सेकंड बस बीच में, एससीओ की जो बैठक हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जंग के लिहाज से, जो अभी बैठक हुई। मैं उस पर बात जवाब साहब जी, देखिए मोहम्मद बिन सलमान का जहां तक ताल्लुक है, वो हमेशा से जो आपका इब्राहिम अकॉर्ड था, वो उसी को लेकर के मुझे लगता है, जहां तक वो सिलसिले की बात करेंगे फिर से वो जो है बात उठाएंगे कि इब्राहिम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने बात करी थी, समझौता करा था जिसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट था और तमाम दीगर मुस्लिम कंट्रीज का जो था इन्वॉल्वमेंट था, और वो चाह रहे थे कि इब्राहिम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है समझौता हो जाए और जो परिस्थिति बनी हुई उससे पीछे उठ करके इजराइल चला जाए। लेकिन इजराइल को मनाएगा कौन? क्योंकि अमेरिका भी जो है वो इजराइल को ज्यादा वक्त तक रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर जूस कम्युनिटी के हैं और उसी लॉबी से आते हैं जिस लॉबी से नेतन्याहू की सरकार के लोग हैं। क्योंकि लंबा वक्त जो है नेतन्याहू ने इस चीज को देखा है, बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो उससे चीजें पूरी डेवलप करी, जो पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है, वो तो अमेरिका उनका सेंटर बना हुआ है। इसीलिए मुफ्ताज आलम साहब, इस मौजू पे तो बात हो ही रही है कि वॉर हो रहा है, चीजें डेप्थ में ले जाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, थोड़ा तारीखी तौर पे भी करवाना चाहूंगा। उसका सबसे बड़ा पहलू यह मुमताज आलम साहब, दो चीजें हुई। तारीखी एतबार से देखेंगे कि दो जंगे अजीम जो हैं वो यूरोप ने झेली हैं, इन गोरों ने झेली हैं, और वो जानते हैं कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं। और अगर आप शाना बशाना या इधर उधर देखेंगे और जब तारीख की डेप्थ में जाएंगे और गहराई के अंदर जाएंगे, तो उसको आप महसूस करेंगे कि जो यहूदी थे, जो उसमें ज़ायनिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ में इन्वॉल्व थे, और वो जानते थे अगर ये लोग यहां रहेंगे तो तीसरी जंग अजीम भी यूरोप के अंदर ही होगी, और जो तबाही उसके बाद मचेगी, क्योंकि तबाही तो हम लोग ने दूसरी जंग अजीम के अंदर देख ही ली थी, किस तरीके की तबाही थी, क्या नतायज हुए थी। तो वो वहां पर अफोर्ड नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए इजराइल का वजूद में आना हुआ कि अब जंग जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ी जाएगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इजराइल को भेजा, उनकी पैसे से सैनिक मदद और तमाम तरीके। अमेरिका मदद क्यों कर रहा है?
यूरोप मदद क्यों कर रहा है? उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन है कि अब यूरोप और ये गोरे जो है ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, खास तौर पे अपनी सरजमीन पर, इसीलिए इनको डाला गया जंग। और अच्छा आप देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया के ऊपर पेंसिल से और पेन से जो है सबकी बाउंड्रीज बना दी। अरे भाई पहले ऐसे थोड़ी था, आपने लाइन खींच दी, हाँ तुमको जॉर्डन चाहिए ये लो, तुम्हें गोला बना के खाना बना के दे दिया, तुमको अच्छा सऊदी अरब चाहिए तुम ये ले लो, तुमको इराक चाहिए तुम ले लो, तुमको ईरान चाहिए तुम ले लो, तुमको हिंदुस्तान चाहिए तुम ले लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहिए ले लो, नेपाल चाहिए ले लो। पूरी दुनिया के ऊपर इन्होंने कैचियां चलाई हैं, पूरी दुनिया के ऊपर इन्होंने पेंसिल चलाया, वो भी बच्चों के तरीके, जिधर जिसका मन चाहता था चला देता। पता नहीं किस तरीके से ये तकसीम करा गया, पूरी दुनिया को कैद करा के पिंजरे पर। अच्छा, उस कैद करने का रीजन भी सुनिए और गहराई के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ये जो दुनिया के अंदर निजाम है साहब, सो कॉल्ड जो बैंकिंग निजाम है, सबसे पहले इसको उजागर करो और इसके ऊपर दो चार चीजें ऐसी ठोक दो। वो होता नहीं है कि किसी गलाजत के ऊपर आपने सोने और चांदी का वर्क जो है वो लगा करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन असल में उसके अंदर है गंदगी। ये जो गंद है, ये जो निजाम है, ये इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से मीडिया के अंदर प्रेजेंट करो कि देखो हमने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके से होगी, दुनिया के ऊपर दो, उसके साथ बैंकिंग निजाम दो, उसके बाद अपने रूल्स दो, सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें करो, और इसी के चक्कर में बड़ी बड़ी नारे बकारना है, बोलना है जाकर के पूरा एक यूएन जैसे यूएन बनाया गया है, ढकोसलेबाजों का वो अड्डा है, और उससे ज्यादा कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जाके, हाँ जबानी जमा खर्च तुम्हें जितना दहाड़ना है तुम करो, ठीक है, लेकिन हम इससे बढ़ करके हरकतें करेंगे। इंसानी तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इसकी चपेट में लोग आए, जो जंगों के चपेट में आए, चाहे मुल्कों की चपेट में आए, तो सो कॉल्ड यही निजाम के चक्कर में। अच्छा वो क्या है, उसका क्या है, डर और खौफ किस बात का है, उसके ऊपर लोग चौड़ दौड़ेंगे। पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जो तरीके की चीजें आके खड़ी हुई हैं, कि जो सो कॉल्ड जो इनका वर्ल्ड को कैप्चर करने का जो सिस्टम है, उसकी धीरे धीरे पोल खुल रही है। उसका जो झूठ का पुलिंदा है, उसकी धीरे धीरे लोग पोल खोल रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें लोग आ करके अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। जो निजाम है सिस्टम का, जो निजाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, उस निजाम का आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने खिलाफत को खत्म करा। सबसे पहले खिलाफत का ही खात्मा हुआ, क्योंकि पूरे इस निजाम को लेकर के आना था, इस सूदी निजाम को काबिज है। आप यकीन मानिए, जिस दिन ये बैंकिंग सिस्टम, ये सूदी निजाम जिस दिन धड़म बड़म हुआ, उसके बाद जो है आप देखेंगे पूरी जगह इनकलाब आएगा। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि इजराइल को जंग जो है वो अमेरिका अपने जानबूझ की तरीके से देता है कि तुम हथियार लो, चीजें लो, सब कुछ, लेकिन उसका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है। उनका हाँ निकाती एजेंडा हो सकता है, उनका जो है अपना, जिसको कहते हैं कि वो अपनी भावनाओं से ज्यादा कनेक्टेड है, उनको ग्रेटर इजराइल बनाना है, लेकिन उससे बड़ा जो उनका सिस्टम है कि जो सूदी निजाम है, जो पैसे के निजाम है, वो सूद से चलता रहे, उससे बेस्ट उनके लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया को दे रखा है, और पूरी दुनिया के जो ममालिक है, अगर आप देखेंगे, आपके लोगों को बताऊं, जिसको सूद खाने की आदत लग जाती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा नशा है सूद खाने का। और उसके खिलाफ आपको पता है क्या कहा गया, कि जो सूद पूरी काटे हैं, हराम करार नहीं, हराम तो करार दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आप देखें आकर के, उन सबने आकर के मना करा इस सूदी निजाम। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक क्या तोहमत थी, किस तरीके से उनको के बातें तो सही करते तुम्हारे पास सारी, लेकिन ये जो हमारा निजाम है, सूदी निजाम है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, और वो आज भी इस निजाम को नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए कहीं अगर इस्लाम आ गया और उसने सच्ची अपनी शक्ल सूरत दिखा दी, जो इतने लगभग 800 सालों से तमाम यहां पर हुकूमतें थी, तमाम थी, इख्तिलाफात तो थे, अपनी नाइतफाकियां थी लोगों के बीच में,
वो हर जगह होती, लेकिन दुश्मनियां नहीं थी। तो जानबूझ करके दुश्मनियां डाली गई, फिरकावारियत के अंदर डाली गई दुश्मनी, ना इत्तेफाकी जरूर थी और उस जगह थी, तो उसको लपेटने के लिए तो सबसे पहले खिलाफत का खात्मा करो, और खिलाफत का खात्मा करते करते पूरे दुनिया के हिस्से बकरे कर डालो, और ये जो निजाम चलता आ रहा था इसको खत्म करो, इसकी जगह नया सिस्टम देंगे। अब नया सिस्टम एक और आ रहा है। वो नया सिस्टम क्या आ रहा है? वो नया सिस्टम ये चाह रहा है कि अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, किसी सूरत से लोगों को उसका अपडेटेड वर्जन आ जाए, क्योंकि सूदी निजाम ने लोगों को, गरीबों को निचोड़ लिया, उनका खून तक निचोड़ करके किडनी लीवर तक बेच दिए गए सूदी निजाम के चक्कर में। लोगों ने जहर खा लिया, मर गए, और उन लाशों का सौदा करके ये लोग जो है बड़ा आगे बढ़ते हैं। बहरहाल होना क्या है, ये जंग होनी है और इसको कोई नहीं रोकना चाहेगा। सबके अपने अपने मफाद हैं, सबकी अपनी अपनी चीजें। मोहम्मद बिन सलमान अपना लेकर के जाएंगे, फिर से वही राग लापेंगे कि नहीं, इब्राहिम अकॉर्डिंग जो है वो बात होनी चाहिए, चीजें होने चाहिए। जो फरसीदी साहब है, जो मिस्र के जो आजकल बनाए गए हैं, उनको भी बनाने वाले कौन लोग हैं वो सब जानते हैं। अभी बहुत बड़ी सी एक बिजनेस डील के अंदर उनको जो है फिर वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने पैसे देने की बात करी थी। वो क्या था? आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के खाते रहिए, वो देते रहेंगे, धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे आपको। इस सूदी निजाम के खिलाफ जो है एक बड़ी जंग करी जा रही है। एक शान हैदर रिजवी साहब ने जो कहा है, वो मैं चाहता हूं कि उस पर जरूर बात हो कि आप इजराइल का साथ उसके साथ ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि शक्ति की धुरी बदल रही है। ईरान को दुनिया ने एक बड़ी ताकत मान ली है। क्या इसमें कोई सच्चाई है या महज ये? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको भी बोल रहा हूं, तमाम दुनिया को कह रहा हूं कि ईरान जो है वो जंग का मैदान नहीं बनेगा। असली जंग का मैदान बनने जा रहा है शाम बनेगा। और उसका रीजन भी बताऊं, वहां पर बशर असद की जो सरकार है उसको रूस का भी समर्थन है और रूस की फौजें वहां पर है। सिर्फ ये जंग जो है अभी जो फोकस करी गई है, अमेरिका इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उधर तो होती है वो। जवाब साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब भी सीरिया की बात आती है रूस का जिक्र होता है, गोलान हाइट्स का जिक्र होता है, और आपने भी कहा कि जो मरकज बनेगा, मतलब रूस और सीरिया का है क्या मामला? देखिए, आपको पता होगा बशर असद की सरकार को बनाने में बहुत बड़ा किरदार जो है रूस का है, और रूस के अपने वहां पर भी सैन्य अड्डे हैं। और आपको पता है कि इजराइल ने एक वक्त में गोलान हाइट्स के ऊपर भी कब्जा एक तरीके से जमा लिया था, कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो पीछे धकेल दिए। वो इसलिए भी हो पाया क्योंकि रूस इस चीज को जानता है कि अगर रूस और अगर ईरान को समर्थन नहीं देगा तो आप यकीन मानिए पूरी नेटो जो है फिर से एक बार चढ़ दौड़ेगी और फिर से रूस को एक बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए रूस, आप देखिए, और रूस के अंदर जो दीगर मुस्लिम जो कंट्रीज मिली हुई हैं, चाहे आप देखेंगे जाकर के उधर से जिस तरीके से रूस के हिस्से बकरे करके देखे गए, तोड़े गए, तो वो जो समर्थन मिल रहा है, जो सैन्य समर्थन मिल रहा है रूस को, वो भी नहीं मिलेगा। तो एक छोटे से मुल्क की शक्ल में जैसे रूस था वो फिर से हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। जितनी और मुस्लिम और कंट्रीज थी वहां पे, उन सबको फिर से उसने जो है वो जोड़ा है, जोड़ करके एक बड़े रूस की, ग्रेटर रूस की, यूएसएसआर की पुरानी बातों को वो लेकर के जानता है, वो समझता भी है इस चीज को। इसीलिए वो जो है और कंट्रीज को लेकर के चलने की कोशिश करे। उसको पता है फिर अगर बगावत होगी तो नुकसान होगी, इसीलिए उसने बशर असद की सरकार को अपना पूरा समर्थन दे रखा। वो जानता था कि वो यहां से ही एक्सक्लेट करेगा। अगर ये एक्सक्लेट करते हैं वॉर को, तो उधर अमेरिका और पूरा यूरोप चढ़ दौड़ेगा, उसके ऊपर तबाह और बर्बाद कर देगा। आप वक्तन देखते रहिएगा। ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं आपको और भी बता दूं, अब ज्यादा वक्त जो है वॉर के अंदर एक्सक्लेट होने का नहीं बना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमको देखते देखते 1 साल गुजर गया। हम लोग कह रहे थे गाजा तक बढ़ेगी, लेबनान तक नहीं जाएगी, लेबनान तक नहीं जाएगी, दुनिया वाले बता रहे थे, और बड़े बड़े एक्सपर्ट और दानिश्वर, बड़े बड़े किताबी कीड़े तमाम बैठे हुए
कि नहीं गाजा तक है और पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई यहीं पर। ये मामला यहां नहीं रुकने वाला। हम लोग लेबनान के अंदर आ गए, हूतीस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब आप देखिएगा धीरे धीरे शाम का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जैसे ही शाम का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो क्लियर वाज़ेह तौर पे है, ईरान को भी समझाएगा, इनको भी समझाएगा कि वॉर मत करना, तमाम तरीके ना ईरान के ऊपर अभी वो हाथ डालने के, आप देख लीजिए 1 महीने से धमकियां ही चल रही। ईरान ने तो करके भी दिखा दिया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा वॉर के अंदर स्टार्ट करना, छेड़ना बहुत आसान होती है। और आज तक वॉर को कोई कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बड़े से बड़ा दानिश्वर आ जाए, बड़े से बड़ा प्लानर आ जाए, बड़े से बड़ा शॉर्ट एनालिसिस करने वाला आ जाए, नहीं बता सकता कि वॉर की प्रेडिक्शन किस डायरेक्शन में होंगी या वॉर किस डायरेक्शन के अंदर जाती है। आज का जो हमारा मौजू है वो सिर्फ यहीं तक था कि भाई आज नेट अपडेट क्या है या वॉर के अंदर होने क्या जा रहा है। ठीक है, आने वाले वक्त में रूस की एंट्री होने जा रही है, अभी तो इनडायरेक्टली दिख रही है, आने वाले वक्त में आपको डायरेक्टली दिखेगी। और जब रूस की एंट्री होगी, हो सकता है ईरान से पहले हो सकता है ईरान से पहले हो, शाम की तरफ हो, और लेबनान से फोकस करते करते बॉर्डर लगता है, कहां एक्सलेट करेगी वहां जाएगी, और वहां के बाद जाकर के रूस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। फिर नेटो के अंदर बहुत से देश जो हैं यूरोप के, वो अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। मुझे लगता है कि उसके अंदर भी बहुत सी कंट्रीज जो है वो न्यूट्रल रहेंगी। और भारत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो इंडियन पॉलिसी है वो मुझे जहां तक अब जो लग रही है क्लियर होते होते कि वो न्यूट्रल रहेगी, वो न्यूट्रल पॉलिसीज को जो है वो अपनाएंगे। और वही रहेगा कि भाई तुम्हारा अपना खुद की वॉर है, शायद धार्मिक वॉर है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जो है अपना पानी पहुंचाते रहेंगे, हम लोगों की मदद करते रहेंगे, हम लोगों को खाना कपड़ा और पानी सप्लाई करते रहेंगे। अगर इजराइल के ऊपर कोई बात आएगी तो हम इजराइल के बारे में बोलेंगे, उसके बाद अगर कोई फलस्तीन के साथ हुआ होगा तो हम फलस्तीन के साथ भी बोलेंगे। मैं ना इधर रहूंगा ना मैं उधर रहूंगा। तो मुझे जो अभी तक परिस्थिति समझ में आ रही है कि न्यूट्रल रहने की आ रही है। हाँ, जो पाकिस्तान का मुद्दा उनका अपना चल रहा है वो भी डाली हुई चीजें हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, यही इन अंग्रेजों के द्वारा डाली हुई है। वो उसी के ऊपर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अपनी बयानबाजी चलती रहेगी, छोटी मोटी घटनाएं हो जाएंगी, छोटी मोटी वॉर भी हो जाएगी, उसको कंट्रोल भी करा जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज और तीनों कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर कंट्रीज एक दूसरे, हाँ बगैर इसके वॉर करना, हाँ हथियारों की बस पुराने हो गए, टेस्ट कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, एरिया को लेकर तुम वापस। अब आप देखिए कश्मीर का मुद्दा क्या है, 70 साल हो गए, ना वो इधर से ले पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, और ना उधर से वो भी ले पा रहे हैं। फिर कौन रहा है? आम आवाम। तो यहाँ का सिस्टम ऐसी रहेगा, बस छोटी मोटी अपनी चलते रहो, अपनी राजनीति भी गर्म कर लो, उधर वाले लोग भी जो है वो अपनी राजनीति अपने मुल्क के लोगों के आवाम को बेवकूफ बना रहे, और इधर वाले भी बनाते रहते हैं, वो ये चलता रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं। न्यूट्रल रहेगा हिंदुस्तान, और उसके बाद जंग जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप भी कूदेगा। तुर्की जो है वो बहुत जल्द हो सकता है उसको जो है ये बिल्कुल जो है निकले, कहेंगे भैया तुम नेटो से बाहर हो, और तुम्हारे नेटो के अंदर नहीं, तुमने खिलाफ वर्जी करी है, नेटो का उल्लंघन करा है, जो अधिनियम है, तुम बाहर हो। और तुर्की को भी लपेटेंगे। तुर्की को ऐसा नहीं कि नेटो का मेंबर उसको छोड़ देंगे, बड़े अक्लमंदी तरीके से उसको बाहर निकालेंगे कि तुमने बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है, नेटो की जो करारदाद है उनका उल्लंघन कर दिया है, तो हम चाहते हैं बाहर आ रहा है, तो उससे पहले उनको लपेटेंगे। ईरान की तरफ अभी एकदम से इतनी जल्दी नहीं जाएगी, जो मेरा असेसमेंट है। आप नाइतकाफी जाहिर कर सकते हैं और दानिश्वर लोग अपनी नाइतकाफी जाहिर कर सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है जो मैंने रखा आपके सामने। नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे असलम लवारे साहब लिख रहे हैं, जवाद साहब अमेरिका यूरोप की पॉलिसी तलवार के ताल्लुक से जो एनालिसिस कर रहे हैं यकीनन बेहद मुशाहिदे वाला है। वाह जवाद साहब, क्या जायजा है, वाह जनाब वाह। तो ये इसके अलावा फिर उन्होंने लिखा कि जनाब से जवाद साहब यकीन जानिए, बस आपको सुनते हुए कितना अच्छा लगता है, और हम बड़ी संजीदगी से आप लोगों को सुनते हैं, यकीनन सुनने की काबिल बात है। और भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। तो बहरहाल मैं फिर किसी वक्त और बात करूंगा, खास तौर से जो इजराइल के अंदर की बातें, क्योंकि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है वो उस पर बहुत कम डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है। जिस तरह से लोग वहां से भाग रहे हैं
और जो बंकर में रह रहे हैं उनकी जिंदगी क्या है, और जो वहां के कारोबार है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया वहां पे। जो पूरा एक इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। तो उस पे भी हम एक छोटी सी अपडेट और दे दो अगर चाहिए, 10-15 सेकंड। देखिए देखिए कभी इजरायलियों ने उसको अपना फाइनेंशियल कैपिटल या फाइनेंस का गवाड़ा जो है ना वो इजराइल को बना ही नहीं। उसके लिए उनके पास अमेरिका है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट है उनके अमेरिका में और यूरोप में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो वो यहाँ पर कभी बिजनेस टॉक या बिजनेस चीजें करने नहीं आए हैं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो सिर्फ लाए गए हैं जानबूझ करके कि उनको अपना ग्रेटर इजराइल बनाना, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और कहीं ना लड़ी जाए। अब जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है वो सिर्फ जो है मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ी जाए, वही अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के पास पैसा भी बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, और अब तो धीरे धीरे उनके पास सारी चीजें भी आ गई, वेपन्स भी आ गए, चीजों भी। ये सब अमेरिका की ही वेपन्स है, यूरोप की ही वेपन्स है जो अपने लड़ करके खत्म करे। नहीं बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद साहब आपका कि आपने बहुत अच्छा एक तज्जिया किया और काफी देर तक हमारा ये प्रोग्राम चला। इसके अलावा हमारे साथ फजील साहब जुड़े थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे साथ नवेद हामिद साहब जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो ये तीनों गेस्ट आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से, और मैं अनिल शर्मा जी हो, शान हैदर रिजवी साहब हो, असलम साहब हो, या और तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हसन रिजवी साहब हो, यूनुस साहब हो, और इसके अलावा जीनियस मास्टर कोई है वो, इसके अलावा शेख वली साहब है जो उन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हमें दी है कि किस तरीके से वो हमला करने जा रहा है और इजराइल, और इसकी खबर दी है वो है मोहम्मद आसिफ साहब हैं। तो अब्दुल सलाम साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत अमित शुक्ला की पाठशाला वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं रोज, और तौफीक साहब भी आ गए हैं, और अहमद अब्बास साहब, मुश्ताक बादशाह साहब, इस तरीके से इमरान खान, बहुत सारे लोग। मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमसे जुड़ते हैं, हम पे यकीन करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मेहमान जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि एक सही तस्वीर जो हो सकती है वो पेश की जाए। यकीन जानिए हर रोज मेरी कोशिश होती है कि किसी अच्छे गेस्ट को लाया जाए, बात की जाए, और हमारे साथ आज नवेद हामिद जिस तरह से जुड़े हैं, या जवाद साहब, फजील साहब, यकीनन मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का।